नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी बीआरजे। एक तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं आपके सामने किसी नए वीडियो के लिए नए विषय पर चर्चा नहीं कर पाया। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके साथ जो रीट का प्री एग्ज़ाम जो होने वाला है फरवरी में, उसमें रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत साइकोलॉजी जो है, उस साइकोलॉजी विषय के सिलेबस के ऊपर आपके साथ चर्चा करते हैं। और ये चर्चा जो है आपको किस प्रकार से इसका अध्ययन करना है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें जुड़ी हुई है, किस संदर्भ में इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। जब हम क्लास लेते थे 2020 की जो शिक्षा नीति लगी हुई है NEP 2020, उसकी चर्चा मैं आज से 3-4 महीने पहले भी क्लास के अंदर कर चुका हूं बच्चों के सामने कि ये आपके सिलेबस में जुड़ने वाली है और नया है, इसलिए आपके साथ इसमें जो बिंदु है, इसके जो प्रश्न है वो आने की संभावना पूरी की पूरी है और इसका प्रश्न पूछा जाएगा भी, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बाकी हम एक एक बिंदु की चर्चा आपके साथ करेंगे, किस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है, ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं आपके साथ कि बस हमने सिलेबस शेयर किया और आपका मामला हो गया, ऐसा नहीं है। इस सिलेबस को ध्यान में रखें, इस सिलेबस के चारों ओर आपको घूमना है और घूमने के बाद आपको एग्जाम जो अपना देना है। अब देखो, ये जो सिलेबस है जो आपको हम बताने वाले हैं, इस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी बिंदु हैं वो बिंदु की क्लास हम आपके लिए दिन प्रतिदिन आपके साथ जुड़ेंगे, लेकर आएंगे, पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है। उम्मीद है आपके लिए बड़ी ही उपयोगी साबित कक्षाएं ये होने वाली हैं। देखो, आपके इस विषय के अंतर्गत जो नाम दे रखा है, जो हेडिंग है वो दे रखा है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो है आपका हेडिंग दे रखा है और इसके अंतर्गत देखो, बाल विकास है, साइकोलॉजी है और टीचिंग मेथड है, ये भी क्या है, साइकोलॉजी के अंतर्गत जोड़ा हुआ है। आपको पता है इसके प्रश्न आएंगे 30 और नंबर कितने होंगे, 30। हमारा टारगेट ये है 30 का, हमारा टारगेट, हमारा का मतलब है मेरा नहीं है, उसमें आप भी साथ है, मैं दोनों मिलकर इस 30 के टारगेट को, प्रश्नों के और नंबर के जो टारगेट दोनों है, इनको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं। और देखिए, शुरुआत में जो चीज बताई गई है वो क्या है, अपना जो टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। ये अपना इसके अंतर्गत बिंदु है और इसके अंतर्गत सबसे पहले दे रखा है बाल विकास, मतलब टॉपिक दे रखा है आपको बाल विकास। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, वर्दी पढ़ना है, विकास पढ़ना है। वर्दी और विकास की संकल्पना पढ़नी है, मतलब इसकी संकल्पना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्दी का कॉन्सेप्ट और विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कक्षा के अंदर पढ़ाया भी जा रहा है। विकास वर्दी का एक पार्ट है और ये टॉपिक आपको कक्षा के अंदर मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी आपको दोबारा ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब है विकास के आयाम, मतलब विकास के आयाम क्या है ये आपको बताना है, मतलब वर्दी विकास की कॉन्सेप्ट बताना है, इसके बाद विकास के आयाम बताने हैं, विकास के सिद्धांत बताने हैं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये है पहले बिंदु के अंतर्गत। और इसके अंतर देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे कारक हैं, परंतु यहाँ एक कोष्टक में बात दे रखी है, परिवार व विद्यालय के संदर्भ की चर्चा करनी है। केवल परिवार और विद्यालय के संदर्भ की चर्चा आपको इसके अंतर्गत करनी है। इसके अलावा यदि कोई चर्चा है तो आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखा है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, मतलब वर्दी और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है, रोल क्या है, वर्दी और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो ये आपका था पहला टॉपिक, पहला बिंदु, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है व्यक्तिगत भिन्नता। आपको पता ही है प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, संवेगात्मक दृष्टि से पता है भिन्नता पाई जाती है, वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं। और व्यक्तिगत भिन्नता में क्या पढ़ना है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है पॉइंट नंबर 2 में। क्या पढ़ना है,
व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर कौन कौन से हैं वो आपको इसके अंदर बताने हैं। अब इसके बाद है तीसरे में देखा व्यक्तित्व है। अब व्यक्तित्व में क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, संकल्पना पढ़नी है। क्या पढ़नी है, व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने हैं, व्यक्तित्व के कारक मतलब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं और व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है ये पढ़ना है। तो आप केवल जो दे रखा है उसी पर फोकस करें, इसके अलावा इर्द गिर्द गाइड के अनुसार न चलें, आपको चलना है अपने सिलेबस के अनुसार। तो व्यक्तित्व में संकल्पना है, प्रकार है, कारक कौन से है, इसको प्रभावित करने वाले कारक मतलब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, और व्यक्तित्व के मापन मतलब व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है तो इसके मेथड है। इसके बाद है बुद्धि, चौथा बिंदु है बुद्धि में भी क्या पढ़ना है, बुद्धि का कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना बतानी है। इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत बताने हैं, बुद्धि का मापन कैसे करें, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है मतलब संकल्पना, इसके सिद्धांत क्या है, बुद्धि का मापन कैसे करें और बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, एवं इसके निहितार्थ मतलब इसके अंतर्गत बहुबुद्धि सिद्धांत का बुद्धि के अंतर्गत अर्थ किस प्रकार से निहित है, निहितार्थ, निहित प्लस अर्थ शामिल करना इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। विविध अधिगमकर्ता की समझ, विविध अधिगमकर्ता की समझ। देखो अधिगमकर्ता कौन होता है, अधिगमकर्ता वैसे तो आप यहां पर बात करो तो कोई भी व्यक्ति है जो कोई चीज सीखना चाहता है। देखो व्यक्ति है जन्म से लेकर मृत्यु तक आप पढ़ चुके हो कि शिक्षा ग्रहण करता है, कुछ न कुछ सीखता जाता है तो अधिगम करता है। और यहाँ बात आती है ज्यादातर बच्चों की, क्योंकि बच्चों को सीखना होता है ना, स्कूल के बच्चे उनकी बात है। तो इसमें क्या पढ़ना आपको, इन पे ध्यान दो, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि विविध अधिगमकर्ता कौन है। विविध नाम दे रखा आपको, पिछड़े बालक, विमंदित मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित मतलब जिनको लाभ नहीं मिल रहे, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे हैं। इनके बारे में इनकी समझ के बारे में आपको पढ़ना है। देखो पिछड़े 1, विमंदित 2, प्रतिभाशाली 3, सृजनशील 4, अलाभान्वित 5, वंचित 6, अलाभान्वित वंचित ये 7 भी हो सकते हैं पर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 7, अधिगम अक्षमता मतलब अधिगम की अक्षमता है, जो क्षमता अधिगम की रखते नहीं, सीखने की क्षमता जिनके पास नहीं है, इन बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। सारी की सारी प्रश्न आएगा 100%, प्रश्न आएगा बुद्धि से 100%, प्रश्न आएगा बाल विकास से 100%। हाँ प्रश्न इनके भी आएंगे पर ये तो कन्फर्म है, आने ही है। अब इसके बाद है अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, मतलब सीखने में कौन कौन सी समस्याएं बालकों को आती है, हमें आती है, वो नहीं पढ़नी है। आपने तो पढ़ाई बड़ी खुद की बीमारी रहा, पढ़ाई समस्या है कौन चलाई है। मतलब अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, बच्चों को सीखना है तो सीखने में बच्चों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो समस्याएं आपको पढ़नी है। इसके बाद है समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन की संकल्पना क्या है, कैसे कर सकते हैं, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, 3 चीज पढ़नी है। समायोजन की संकल्पना कैसे कर सकते हैं, तरीका, और समायोजन में अध्यापक का रोल क्या है, अध्यापक का रोल क्या वो पढ़ना है। ठीक है, आ गया हो अधिगम अर्थ, अधिगम पढ़ना भाई, प्रश्न आओगे 100%, अधिगम से प्रश्न आएगा 100%। अधिगम का अर्थ पढ़ो, संकल्पना पढ़ो और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम का अर्थ पढ़ना है, अधिगम के कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। आगे आ जाओ ऊपर। अब है अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत पढ़ना है और इन सिद्धांतों का निहितार्थ क्या है वो बताना है, मतलब कैसे ये आपके लिए फायदेमंद है, कैसे इनको काम में ले जाता है तो ये बताना है। इसके आगे चलते हैं, अगला बिंदु है अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम सीखने की प्रोसेस क्या है, तो एक प्रोसेस नहीं है ना, कई प्रोसेस है, सारी पढ़नी है। इसमें दे रखा आपको चिंतन, कल्पना, तर्क, चिंतन, कल्पना, तर्क, ये तीनों पढ़ने हैं। और भाई साहब बीएड वाले बच्चे यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, बीएड वाले बच्चे यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, आप
अपनी कक्षा के अंदर जो पढ़ाई जाने वाली चीजें किताबें है ना, उनको हम इग्नोर करते हैं थोड़ा सा। सारे जितने भी बच्चे बीएड करने वाले हैं, चाहे किसी भी कॉलेज से कर रहे होंगे, कॉलेज में कम से कम आने का प्रयास करते हैं और कम से कम ध्यान देते हैं कि ये किताबें किसी काम की नहीं है। तो भाई ये किताब का नाम है पठन एवं चिंतन, सारी की सारा का सारा कॉन्सेप्ट है पूरी किताब का है। यदि उस किताब को पढ़ लेते, पढ़ा जाता अच्छी तरह से क्लास में, और आप पढ़ लेते ना, तो आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इतना चिंतन कल्पना पूरी दे रखी है उसमें। चलो कोई बात नहीं। अभिप्रेरणा इसका अधिगम निहितार्थ। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या है, और इसका अधिगम में किस प्रकार से ये सहयोग करती है, और अधिगम में इसका निहितार्थ क्या है, मतलब कैसे ये अधिगम में फायदा आपको पहुंचाती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसके बाद चलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस पढ़नी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अध्ययन की व्यूह रचना एवं शिक्षण विद्या, मतलब इस पाठ्यचर्या के अनुसार आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, ये दो चीजें, शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना और शिक्षण की विधियां, ये पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये आकलन, मापन, मूल्यांकन, बीएड वाले बच्चे भी सुनो। निर्देशात्मक मूल्यांकन एवं शैक्षिक तकनीकी आपकी एक किताब है जो फर्स्ट ईयर में चलती है, पूरा का पूरा टॉपिक है ये। आप सोच रहे हो किसी काम की नहीं है, बड़ी काम की चीज है, और बहुत मोटी भी नहीं है, छोटी सी है। उसको पढ़ लेते हो ना, तो आपको किसी गाइड के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी बातें एकदम सही सटीक लिखी हुई है, कोई गलत नहीं है। गाइड में पढ़ोगे गलती करते जाओगे। तो आकलन क्या है, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, और इन तीनों का अर्थ पढ़ना है, इन तीनों के उद्देश्य पढ़ने हैं, और समग्र और सतत मूल्यांकन जो है वो पढ़ना है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं, और सीखने के प्रतिफल क्या है, ये सारे के सारे आकलन, मापन, मूल्यांकन के अंतर्गत है। ये टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। अब सुनो भाई, क्रियात्मक अनुसंधान, एसटीसी वाले बच्चे ध्यान से सुने, बीएड वाले बच्चे ध्यान से सुने। एक्शन रिसर्च, आपको इसके ऊपर फाइलें बनवाते हैं हम फाइल बनवाते हैं एक्शन रिसर्च की। क्यों बनवाते हैं? इसलिए नहीं बनवा रहे, हमें फायदा है, आपके फायदे के लिए। यदि उस फाइल को आप अच्छी तरह से खुद अपनी मेहनत के अनुसार बनाते, तो आपको ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है आज यहाँ देखते ही लगता कि भाई साहब ये तो मेरो फाइलो है, ये तो बनावे। पर चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ना, क्रियात्मक एक्शन रिसर्च पढ़ना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व है। ये अधिकार नियम में 2009 का है ना, शिक्षा का अधिकार नियम में अपन की पढ़ना है अध्यापक को दायित्व है और अध्यापक की भूमिका है, दो ही चीज पढ़नी है, पूरे का लमोट मत जाओ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक की भूमिका और उस अध्यापक के क्या दायित्व है, वही दोनों चीज पढ़नी है। ठीक है, चलो आगे। अब आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न आएगा 100%, प्रश्न आएगा 100%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2020 एनईपी 2020। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है? सारी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये बात करा तो शुरुआत की अवस्था है ना, शुरुआत बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की बात है, भी बच्चे की देखभाल क्या करनी चाहिए और बिना शिक्षा की प्रकार देनी चाहिए, या एनईपी 2020 के अनुसार बतानी है, अपने अनुसार कौन बतानी है ना। तो इमो पॉइंट पढ़ना है। अब है बुनियादी साक्षरता, बुनियादी को मतलब बेसिक, बेसिक साक्षरता और संख्या ज्ञान, टापरा की बात है, पहले दूसरी क्लास के टापरा की बात है यार, मतलब बुनियादी साक्षरता होनी चाहिए और साक्षरता ज्ञान है और के अनुसार एनईपी 2020 के अनुसार। अब है इसके बाद स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, मतलब स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र जो टॉपिक है वो एनईपी 2020 के अनुसार के हिसाब होना चाहिए, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। एक बाद में है शिक्षक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। इस समावेशी शिक्षा तो आगे एमएड में भी चल रहा है, या आप मान लो नोड़ डाल लिए
समावेशी शिक्षा मतलब शिक्षक के बारे में पढ़ना है, ये तो शिक्षक है। अब शिक्षक में क्या पढ़ोगे? 2020 की शिक्षा नीति में शिक्षक का क्या दायित्व है, कैसे प्रशिक्षण होगा, क्या कर्तव्य है, क्या उसकी भूमिका है, ये सारी चीज आपको 2020 शिक्षा नीति के अनुसार पढ़नी है। इसके बाद है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, ये टॉपिक अलग है, इसको भी पढ़ना है, इसके अनुसार ही पढ़ना है। स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। स्कूल शिक्षा मतलब स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, खातर कौन कौन सा मानक निर्धारण करे जाना चाहिए, कौन कौन सा मानक होना चाहिए और प्रत्यापन किस प्रकार होना चाहिए, वो भी पढ़ना अपन NEP 2020 के अनुसार। और एक लास्ट में नीचे लिख रखा है राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं। राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं मतलब राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में बाल कल्याण के लिए समसामयिक कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को पढ़ना है और इस योजनाओं का प्रश्न भी 100% आपसे पूछा जाएगा। ठीक है भाई लोग, ये तो आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का। ठीक है, अब साइकोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत हम आपके साथ 2 कक्षा जो है वो लेकर आए हैं और वो कक्षाएं हमने डाल भी रखी हैं। अब तीसरी स्टेप में हम चलेंगे आगे और उसमें बाल विकास, वर्दी विकास, संकल्पना विकास, इस प्रकार से ये जो आपका सिलेबस है इसके अनुसार चलेंगे। देखो, इसको पढ़ना जो है आपको है, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, दुनिया भरी पड़ी है पढ़ाने वाले से एक बड़े विद्वान बैठे हैं। आप किसी भी टीचर से जुड़ जाए, किसी भी अध्यापक से जुड़ने के बाद आपको किसी दूसरे अध्यापक से मेरे विचार से नहीं जुड़ना चाहिए। यदि जुड़ जाओगे दूसरे से तो पहले वाले में दूसरे वाले में आपको कोई अंतर नजर आएगा और अंतर जो है आप न तो उसकी रहोगे घर का न घाट का, तो बीच में घूमूंगा आधा ही का नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो बढ़िया अच्छी तरीके से अगर मन्ना दौड़ पड़े तो मन्ना कमा, वो तो बढ़िया तैयारी करनी है और प्री पास करनी है सबने। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।